कल्पना कीजिए एक ऐसे दिमाग की जो इस दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। हर दिन हजारों बच्चे पैदा होते हैं, हर एक अपने सपनों और उम्मीदों के साथ। लेकिन उन हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जिसके दिमाग में एक अलग ही जंग चल रही होती है। हम उसे जीनियस कहते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ये एक ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ही यूनिवर्स के साथ एक अलग ही कॉन्वर्सेशन शुरू कर देता है। जब दूसरे बच्चे रोते हैं भूख के लिए, ये बच्चा रोता है समझ के लिए। जब दूसरे बच्चे खुश हो जाते हैं कलरफुल टॉयज देखकर, ये बच्चा फैसिनेट हो जाता है उन कलर्स के फिजिक्स को समझकर। आज हम बात करेंगे उस दिमाग की जो मर्द और औरत की सोचने की हदों को तोड़कर एक नया रास्ता बनाता है। ये कहानी है द बर्थ ऑफ अ जीनियस माइंड की पार्ट 1 की। एक ऐसी यात्रा जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण बच्चा असाधारण बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या जीनियस बनना एक चॉइस है या एक कर्स? क्या ये ब्लेसिंग है या बर्डन? जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि जीनियस होना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है। तो क्या होता है जब एक बच्चे का दिमाग अलग तरीके से काम करना शुरू करता है? क्या ये जन्म से होता है या फिर ये डेवलप होता है? मॉडर्न साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जीनियस माइंड एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। लेकिन हमारी थियरी इससे कहीं डीपर है। हमारा मानना है कि एक जीनियस बच्चा पैदा होते ही यूनिवर्स की एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती, लेकिन ये बच्चा इसे क्लियरली रिसीव कर सकता है। ये फ्रीक्वेंसी उसे बताती है कि ये वर्ल्ड जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। सबसे पहले समझते हैं द इंटरनल मैरिज को। साइकोलॉजी में हमने हमेशा सुना है कि मर्द का दिमाग लॉजिक से चलता है और औरतों का इमोशन से। मर्द रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, औरतें प्रोसेस पर। लेकिन एक जीनियस का दिमाग ये सब बाउंड्रीज तोड़ देता है। ये कोई सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी फ्यूजन है। इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में एक बोर्ड रूम है जहां लॉजिक और इमोशन दोनों इक्वल पार्टनर्स की तरह बैठे हैं। नॉर्मल लोगों के दिमाग में या तो लॉजिक डोमिनेट करती है या इमोशन, लेकिन जीनियस के दिमाग में दोनों परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं। साइकोलॉजी में हम इसे द इंटीग्रेटेड माइंड कह सकते हैं, लेकिन हमारी थ्योरी में ये है द इंटरनल मैरिज। ये एक ऐसी शादी है जो एक ही इंसान के अंदर होती है, लॉजिक और इमोशन की, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। जब दूसरे बच्चे टॉयज मांगते हैं, ये बच्चा ट्रूथ मांग रहा होता है। ये मैरिज कैसे हैपन होती है? ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब एक नॉर्मल बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो या तो प्योरली लॉजिकल अप्रोच लेता है या प्योरली इमोशनल। लेकिन जीनियस बच्चा साइमल्टेनियसली दोनों अप्रोचेस यूज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसका फेवरेट टॉय टूट जाता है तो वो सिर्फ रोता नहीं है, वो रोते हुए भी ये एनालाइज करता है कि टॉय क्यों टूटा, कैसे टूटा और कैसे इसे बेटर तरीके से बनाया जा सकता है। इमोशन उसे मोटिवेट करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और लॉजिक उसे सॉल्यूशन देती है। ये बच्चा अलग तरीके से सवाल पूछता है। जब टीचर कहती है कि पानी 100 डिग्रीज पर बॉईल होता है तो दूसरे बच्चे ये फैक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन जीनियस बच्चा पूछता है क्यों एग्जैक्टली 100 डिग्रीज पर, क्यों 99 पर नहीं, क्या होगा अगर प्रेशर चेंज हो जाए? लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये क्वेश्चन सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से नहीं पूछता, वो इसे एक इमोशनल अर्जेंसी के साथ पूछता है। उसके लिए ये जानना इमोशनली इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स कैसे काम करती है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक इमोशनल नीड है। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक डीपर पैटर्न रिकॉग्निशन है। ये बच्चा यूनिवर्स की कोडिंग को समझने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं से शुरू होती है उसकी असली जर्नी। वो महसूस करता है कि हर चीज के बिहाइंड कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ कनेक्शंस हैं। जब वो क्लाउड्स देखता है तो सिर्फ फ्लफी व्हाइट शेप्स नहीं देखता, वो देखता है एयर करंट्स को, टेम्परेचर वेरिएशंस को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने लगता है।
वो नोटिस करता है कि कैसे क्लाउड्स का शेप प्रिडिक्ट कर सकता है कि बारिश होगी या नहीं। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, पीस और कंफर्ट के बीच का फर्क। ये शायद सबसे क्रूशियल डिफरेंस है एक जीनियस माइंड और नॉर्मल माइंड के बीच में। हम सभी कंफर्ट चाहते हैं, सॉफ्ट बेड, टेस्टी फूड, इजी लाइफ। लेकिन एक जीनियस वो पीस चाहता है। लेकिन यहाँ पीस का मतलब क्या है? ये सिर्फ शांति नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां आपका दिमाग कंप्लीटली क्लियर है, कंप्लीटली फोकस्ड है, कंप्लीटली रिसेप्टिव है। ये वो स्टेट है जहां आप यूनिवर्स की विस्पर्स सुन सकते हैं। कंफर्ट आपको सुस्त बनाता है, लेकिन पीस आपको ऑब्जर्व करने की ताकत देती है। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, ये बच्चा क्लाउड्स के पैटर्न्स देख रहा होता है। जब दूसरे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ये बच्चा स्टार्स की मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये चॉइस कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये बहुत ही डेलिब्रेट है। जीनियस बच्चा इंट्यूटिवली समझ जाता है कि कंफर्ट उसे डल कर देगा, उसकी सेंसिटिविटी कम कर देगा, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर वीक कर देगा। इसलिए वो कॉन्शियसली कंफर्ट को रिजेक्ट करता है। उसके लिए शांति का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना ताकि वो यूनिवर्स की कोडिंग को समझ सके। वो डेलिबरेटली कंफर्ट को रिजेक्ट करता है क्योंकि वो जानता है कि कंफर्ट उसे उस ट्रूथ से दूर ले जाएगा जिसकी वो तलाश कर रहा है। लोग इसे वियर्ड समझते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा स्टबर्न है, लेकिन एक्चुअली ये बच्चा अपने माइंड को शार्पन कर रहा होता है, अपनी सेंसेस को रिफाइन कर रहा होता है, अपनी अवेयरनेस को डीपन कर रहा होता है। ये बच्चा नेचर के साथ एक अलग ही कनेक्शन डेवलप करता है। जब वो बारिश देखता है तो सिर्फ पानी नहीं देखता, वो देखता है वाटर साइकिल को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, टेम्परेचर वेरिएशंस को। जब वो पेड़ देखता है तो सिर्फ हरियाली नहीं देखता, वो देखता है फोटोसिंथेसिस को, रूट सिस्टम्स को, इकोसिस्टम के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, ये डीपली इमोशनल भी है। जब वो रेन ड्रॉप्स को विंडो पर स्लाइड करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि हर ड्रॉप की अपनी एक स्टोरी है। जब वो लीव्स को विंड में डांस करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि नेचर उसके साथ कम्युनिकेट कर रही है। ये कनेक्शन उसे एक अलग ही एनर्जी देता है, एक अलग ही स्ट्रेंथ देता है। नेचर उसकी टीचर बन जाती है, उसकी फ्रेंड बन जाती है, उसकी गाइड बन जाती है। वो नेचर से सीखता है पेशेंस, सीखता है रेजिलियंस, सीखता है हार्मनी। ये ऑब्जर्वेशन स्किल, ये पैटर्न रिकग्निशन, यही बनती है उसकी सुपर पावर। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी, आइसोलेशन। ये सुपर पावर उसे अकेला बना देती है, उसे अलग कर देती है, उसे मिसअंडरस्टूड बना देती है। स्कूल में जब टीचर कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है तो दूसरे स्टूडेंट्स सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बच्चा क्वेश्चंस करता रहता है, ये क्यों है, ये कैसे काम करता है, क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? टीचर्स को लगता है ये बच्चा ट्रबल मेकर है, क्लासमेट्स को लगता है ये शो ऑफ कर रहा है। लेकिन एक्चुअली वो शो ऑफ नहीं कर रहा, वो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आता कि दूसरे बच्चे इतनी इजीली कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके लिए हर स्टेटमेंट एक क्वेश्चन ट्रिगर करती है, हर आंसर नए क्वेश्चंस क्रिएट करता है। धीरे धीरे ये बच्चा रियलाइज करता है कि उसकी थिंकिंग दूसरों से बिल्कुल अलग है। जब दूसरे बच्चे सिंपल आंसर से खुश हो जाते हैं, ये बच्चा डीपर क्वेश्चंस पूछता रहता है। जब दूसरे सरफेस लेवल पर रह जाते हैं, ये बच्चा फंडामेंटल्स तक जाना चाहता है। ये रियलाइजेशन बहुत ही पेनफुल होता है। उसे लगता है कि वो कहीं फिट नहीं करता, कि वो बिलोंग नहीं करता, कि वो डिफरेंट है। ये डिफरेंस इनिशियली उसे स्केर्ड करती है, उसे लोनली फील कराती है। यहीं से शुरू होता है उसका रियल आइसोलेशन। फ्रेंड्स बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉन्वर्सेशंस में वो हमेशा डीपर लेवल पर चला जाता है। फैमिली मेंबर्स को लगता है ये बच्चा अजीब है, टीचर्स को लगता है ये बच्चा बहुत ज्यादा सोचता है। ये आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है। वो फील करता है कि कोई उसे ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई उसकी डेप्थ को अप्रिशिएट नहीं करता, कोई उसकी क्यूरियोसिटी को वैल्यू नहीं करता।
मैं रियली डिफरेंट हूँ या फिर मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ? कभी कभी वो ट्राई करता है नॉर्मल बनने की, दूसरों की तरफ बिहेव करने की, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन ये आइसोलेशन, ये लोनलीनेस, ये सब उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये उसे और भी स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि अब वो अपने दिमाग पर पूरी तरह डिपेंड करना सीख जाता है। वो अपनी ओन रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? ये आती है उसके अंदर के उस कन्विक्शन से कि वो जो देख रहा है, जो समझ रहा है, जो फील कर रहा है, वो रियल है। भले ही दूसरे इसे समझ ना पाए, लेकिन वो जानता है कि उसकी परसेप्शन एक्यूरेट है। यही वो वक्त है जब वो अपना मेंटल एम्पायर खड़ा करना शुरू करता है। ये एम्पायर फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। ये उसके थॉट्स का किंगडम है, उसके आइडियाज का पैलेस है, उसके ऑब्जर्वेशंस का ट्रेजर है। ये मेंटल एम्पायर कैसे बनती है? ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखता है, उन्हें कैटेगराइज करना सीखता है, उन्हें प्रायोरिटाइज करना सीखता है। फिर वो अपने ऑब्जर्वेशंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना शुरू करता है। इस मेंटल एम्पायर में वो अकेला रूलर है। यहाँ कोई उसे जज नहीं करता, कोई उसे अजीब नहीं कहता। यहाँ वो फ्रीली थिंक कर सकता है, फ्रीली एक्सप्लोर कर सकता है, फ्रीली क्रिएट कर सकता है। यहाँ उसके पास अपनी लाइब्रेरीज है, जहाँ वो अपनी सारी लर्निंग स्टोर करता है। यहाँ उसके पास अपनी लेबोरेटरीज हैं, जहाँ वो अपनी थ्योरीज टेस्ट करता है। यहाँ उसके पास अपनी वर्कशॉप्स हैं, जहाँ वो अपने आइडियाज को शेप करता है। लेकिन ये एम्पायर सिर्फ एस्केप के लिए नहीं है, ये प्रिपरेशन के लिए है। ये बच्चा जानता है कि एक दिन उसे इस वर्ल्ड में वापस आना होगा, लेकिन इस बार वो एक वॉरियर की तरह आएगा, एक क्रिएटर की तरह आएगा। वो अपने दिमाग को शार्पन करता रहता है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करता रहता है, अपनी पैटर्न रिकग्निशन को स्ट्रेंथन करता रहता है। वो जानता है कि जो नॉलेज वो गैदर कर रहा है, जो इनसाइट्स वो डेवलप कर रहा है, वो एक दिन इस वर्ल्ड को चेंज करने के काम आएंगे। ये मेंटल एम्पायर उसका ट्रेनिंग ग्राउंड है, उसका लेबोरेटरी है, उसका वर्कशॉप है। यहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, थ्योरीज डेवलप करता है, सॉल्यूशंस क्रिएट करता है। वो जानता है कि बाहर की वर्ल्ड उसे अभी समझ नहीं सकती, लेकिन एक दिन वो इस वर्ल्ड को कुछ ऐसा देगा जो सबकी लाइफ चेंज कर देगा। इस एम्पायर में वो अकेला है, लेकिन वो लोनली नहीं है, क्योंकि उसके पास है यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, नेचर के साथ डीप रिलेशनशिप, ट्रूथ के साथ इंटीमेट बॉन्ड। ये कनेक्शंस उसे वो एनर्जी देते हैं जो कोई ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं दे सकता। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जितना वो आइसोलेटेड हो जाता है ह्यूमन सोसाइटी से, उतना ही कनेक्टेड हो जाता है यूनिवर्स से। जितना वो एलियनेटेड फील करता है अपने पीयर्स से, उतना ही अलाइन्ड फील करता है कॉस्मिक फोर्सेस से। वो अकेला है, पर वो बेबस नहीं है। वो तैयार हो रहा है एक ऐसी जंग के लिए जो पूरी सदी को बदलने वाली है। वो जानता है कि जब वो अपना मेंटल एम्पायर लेकर बाहर निकलेगा, तो वर्ल्ड उसे इनिशियली रिजेक्ट करेगी, मिसअंडरस्टैंड करेगी, अपोज करेगी। लेकिन वो ये भी जानता है कि ये रिजेक्शन टेम्पररी है, ये ऑपोजिशन टेम्पररी है, क्योंकि ट्रूथ का अपना पावर होता है, जीनियस का अपना फोर्स होता है, और जब ये फोर्स अनलीश होता है तो ये एवरीथिंग चेंज कर देता है। ये एम्पायर बिल्डिंग का फेज बहुत ही क्रूशल है। यहाँ वो सिर्फ नॉलेज एक्यूमुलेट नहीं कर रहा, वो विजडम डेवलप कर रहा है। यहाँ वो सिर्फ स्किल्स लर्न नहीं कर रहा, वो कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। यहाँ वो सिर्फ आइडियाज क्रिएट नहीं कर रहा, वो विजन डेवलप कर रहा है। ये है पार्ट 1 की कहानी, द बर्थ ऑफ अ जीनियस माइंड। हमने देखा कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है, कैसे उसका दिमाग इंटरनल मैरिज डेवलप करता है, कैसे वो पीस को कंफर्ट पे चूज करता है, कैसे वो नेचर के साथ डीप कनेक्शन बनाता है। हमने देखा कि कैसे ये यूनिक थिंकिंग उसे आइसोलेट कर देती है, कैसे सोसाइटी उसे मिसअंडरस्टैंड करती है, और कैसे वो इस आइसोलेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अपना मेंटल एम्पायर खड़ा करता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है,
ये सिर्फ प्रिपरेशन फेज है, असली टेस्ट अभी बाकी है। क्योंकि जब ये जीनियस अपना मेंटल एम्पायर लेकर रियल वर्ल्ड में एंटर करता है तो वहां उसका सामना होता है द फेलियर पैराडॉक्स से। क्यों? दुनिया उन्हें पागल समझती है, और क्यों उनका फेलियर ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है। ये सब जानने के लिए आपको वेट करना होगा पार्ट 2 का, क्योंकि पार्ट 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे द फेलियर पैराडॉक्स। हम देखेंगे कि कैसे एक जीनियस का हर फेलियर उसे सक्सेस के और भी करीब ले जाता है, कैसे सोसाइटी का हर रिजेक्शन उसे और भी पावरफुल बनाता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम जाएंगे उस जर्नी पर जहां फेलियर और सक्सेस के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये था द बर्थ ऑफ अ जीनियस माइंड पार्ट 1, एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान के लिए है जो कभी अलग फील करता है, जो कभी मिसअंडरस्टूड फील करता है, जो जानता है कि उसके अंदर कुछ स्पेशल है। रिमेंबर, हर जीनियस की शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से होती है, क्यों? और ये क्वेश्चन ही बन जाता है उसकी पूरी लाइफ का मिशन।